क्या हम ये मान के चलें कि ईरान पे अटैक सेकेंडरी है सबसे पहले कि चाइना को किनारे लगाना? अमेरिका की कोशिश है कि वो उसको बीच में ही रोको, वो नहीं होना चाहिए, जिससे अमेरिका जो है वो ही सुपर पावर बना रहे। हॉर्मुज अभी कितना बंद है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल आता जाता है। सरकार ने बार बार कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हमारी बंद करने की कोई नीयत नहीं है, लेकिन उस इलाके में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी स्पीड बोट्स वो एक्टिव है और उनके पास मैरी टाइम ड्रोन्स हैं जो समुद्र में पानी में जाते हैं, वो अटैक कर सकते हैं। हिंदुस्तान में इस तेल की कमी को वाकई आप संकट की कैटेगरी में पहले तो रखते हैं? अभी संकट मैं नहीं कहूंगा, अभी मैं कहूंगा चुनौती, बड़ी चुनौती। और दूसरी तरफ यह है कि जो हमको ये अच्छी तरीके से पता है, जब भी ये युद्ध खत्म होता है तो तेल की कीमत जो $65 पर बैरल थी उससे नीचे आ जाएगी। मेरा अपना मानना है कि युद्ध लंबा नहीं चलेगा। नमस्कार, डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार, आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम टॉक इट आउट। पूरी दुनिया में घमासान मचा है, हड़कंप है, घबराहट है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। वजह ईरान अमेरिका युद्ध, उसमें इजराइल भी है। आज इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तनेजा साहब हैं, वो ऑयल के एक्सपर्ट हैं और ऊर्जा क्षेत्र में उनका अनुभव, समझ और उनकी ऊर्जा की राजनीति और जियोपॉलिटिक्स तो उनकी पकड़ अद्भुत है। मैं इनको 26-27 साल से जानता हूं और जब भी ऑयल पे कुछ जानना होता है तो सिंगल पॉइंट कांटेक्ट हमारे लिए तनेजा साहब हैं। तनेजा साहब से अगर ऑयल की क्राइसिस चल रही हो, अगर तनेजा साहब से आपने बात नहीं की तो आप समझिए आपकी समझ 100% नहीं हो सकती। तनेजा साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू पवन। मैं वाकई बहुत शिद्दत से आपको याद किया। ऑयल क्राइसिस हुई, खासकर तब जब 2 दिन के बाद, लड़ाई के बाद हमें लगा कि अब शायद ये ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। बात यहीं से शुरू करेंगे कि क्या जब हम लोग ये सामान्य जनता के लिए यह है कि यह ऑयल क्राइसिस है, पर इसकी वजह, इसका ओरिजिन, इसकी प्लानिंग, ये केवल ऑयल के लिए है, किसी और चीज़ के लिए है? बाकी और चीज़ों पे बारी बारी से आएंगे हम लोग। देखिए, इसको पहले जो अभी युद्ध चल रहा है, जो सुर्खियों में चारों पूरे विश्व में इसको चर्चा भी है और चिंता भी है। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि वहां किया हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अगर आप इसको बहुत ही देखते हैं, ये कहना कि अमेरिका से चल के आया और ट्रम्प साहब ने कहा हम ईरान पे हमला करेंगे, कुछ लोगों का कहना है ट्रम्प है, कुछ भी कर देते हैं, सोचते नहीं है, समझते, ऐसा नहीं होता है। अमेरिका और इजराइल, ये दोनों देश काफी समय से इस बात पर लगे हुए हैं कि जो मिडिल ईस्ट है, जिसको हम लोग भारत में पश्चिम एशिया बोलते हैं, जो मिडिल ईस्ट है या गल्फ कंट्री जिसको बोलते हैं, अगर आप देखें तो उसकी सबसे बड़ी अहमियत तेल है। प्राकृतिक गैस उसके बाद आती है, लेकिन तेल है। सऊदी अरब का मतलब तेल, इराक का मतलब तेल, कुवैत का मतलब तेल, अबू धाबी का मतलब तेल, ओमान का मतलब तेल। तो ये सबकी इसकी अहमियत। और दुनिया का लगभग 20% तेल जो है दुनिया का, वो इसी इलाके से आता है। तो अगर इस इलाके में तेल को लेकर के लड़ाई हो जाए या कोई और वजह हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। और हमारा देश भारत जो है, हम अपनी जरूरत आज की तारीख में हम 52 लाख बैरल तेल, 5.2 मिलियन बैरल्स ऑयल रोजाना आयात करते हैं, डेली। और उसके अलावा नहीं, कुल मिलाकर के हमारी जो भारत में आज तेल की खपत है वो इतनी है, खपत हमारी ज्यादा है। हम 5.6 मिलियन बैरल्स तेल जो है, 56 लाख बैरल तेल प्रतिदिन हमारी अर्थव्यवस्था कंज्यूम करती है, उसकी खपत है। उसमें से 52 लाख बैरल तेल प्रतिदिन हम आयात करते हैं 41 अलग अलग देशों से। और उसमें जो 52 लाख बैरल तेल हम आयात करते हैं, उसका लगभग मोटा मोटा 60% तेल उस इलाके से आ रहा है जहां आज युद्ध चल रहा है। अब चूंकि तेल, अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता तो अमेरिका है, हम तीसरे नंबर पे हैं, अमेरिका है, उसके बाद चीन और उसके बाद भारत। तो अब अमेरिका जो है, हालांकि वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसके लिए तेल अभी बहुत अहमियत रखता है। कुल मिलाकर के अमेरिका का जो प्लान है मिडिल ईस्ट को लेकर के, जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि जो पूरा मिडिल ईस्ट है,
जो ऊर्जा के हिसाब से बहुत ही अहमियत रखता है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, अमेरिका उसमें अपना दबदबा और बढ़ाना चाहता है। उसका दबदबा दुनिया में कम हो रहा है ना, क्योंकि चीन उभर रहा है, रूस भी काफी अपने दबदबा रखने लगा है, भारत भी उभर रहा है। उसको ये लगता है कि ये सब भारत उभर रहा है, चीन उभर रहा है, रूस जो है वो काफी असर्ट करने लगा है। तो ऐसे हालत के अंदर आने वाले 20 साल के अंदर ऐसा वहां पे जो है शतरंज का खेल खेला जाए, बिसात बिछाई जाए, जिससे अमेरिका का दबदबा वहां बना रहे। और उसके लिए वो ये चाहता है कि जो इजराइल है ना, इजराइल को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो पूरे इलाके का हेजीमोन हो जाए। हेजीमोन का मतलब एक तरीके से आम भाषा में बोलो तो दादा हो जाए, मतलब वही हो जो वो चाहे। और पूरे इलाके के अंदर आज की तारीख में एक ही देश है जिसके पास आणविक हथियार है, वो इजराइल है, किसी और देश के पास नहीं है। तो उनका ये है कि पहला उनका ये एजेंडा मुझे ये नजर आता है कि इजराइल की मदद करो, जिससे वहां पे वो सबका दादा बन जाए। दूसरा उनका जो ये है कि जो चाइना का प्रभाव है पूरे मध्य पूर्व में बहुत बढ़ गया है, मिडिल ईस्ट में, खासतौर से ईरान में चाइना लगभग 425 बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश कर रहा है। आज अगर आप ईरान जाते हैं तो आपको चीन नजर आता है ना। रेलवे में चाइना इन्वॉल्व, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना इन्वॉल्व, उनकी जो एक प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें वो ईरान के अंदर घुस गया है। बल्कि ये कहा जाता है कि जो ईरान के बारे में कहा जाने लगा है कि वो चाइनीज कॉलोनी बनता जा रहा है, इतना वहां पे निवेश आ गया। अमेरिका उसको लेकर के विचलित है और ईरान भी विचलित है, इजराइल भी विचलित है। वो ये कहते हैं भाई वहां पे सत्ता परिवर्तन करो, जिससे कि वहां ऐसी सरकार आए जो प्रो वेस्ट हो, जो पश्चिम की तरफ देखे। ये एक बहुत बड़ा युद्ध का इनका मकसद है। तीसरा ये जानते हैं कि दुनिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो तेल और गैस आने वाले 40 साल तक जो है बहुत अहमियत रहेगी। और आने वाले 25 साल तक दुनिया की जो पूरी धुरी अर्थव्यवस्था की धुरी में तेल है और रहने वाला है, अभी वो कम होने वाला नहीं है। तो इसलिए अमेरिका ये चाहता है जो ईरान का तेल है, जो अभी ज्यादा उत्पादन वो कर नहीं पा रहे लेकिन पोटेंशियल बहुत है, और अभी तक काफी हद तक जो उनका तेल का उत्पादन है वो चाइना चला जाता है। वो ये चाहते हैं कि ये सारा सिस्टम वेस्ट से अलाइंड हो जाए, चाइना से परे हो जाए, जिससे तेल की कीमत नीचे आए। अगर ईरान को पे सैंक्शंस हट जाती हैं और ईरान में ऐसी सरकार आ जाती है जो कि पश्चिम की कंपनियों के लिए दरवाजा खोल देती है, तो वहां तेल का उत्पादन जो आज 40-45 लाख हो रहा है प्रतिदिन, वो बढ़ करके 9 मिलियन बैरल्स, लगभग 90 लाख विद इन नो टाइम वहां पे शुरू हो जाएगा। सर, वेनेजुएला में जो इन्होंने किया, चाइना की उपस्थिति सब्सटेंशियल है, साउथ अमेरिका के अलग अलग जगहों पे, वेनेजुएला, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, चिली और भी जगह पे जो वेनेजुएला मॉडल इनके लिए छोटा सा एक ऑपरेटिव था, वो प्रीकर्सर था, वो करके इन्होंने देखा कि दुनिया में इसका कितना विरोध होता है। ये तभी प्लान कर लिया था इन्होंने कि ईरान पे अटैक करेंगे, या उस वेनेजुएला मॉडल से इसका कोई लेना देना नहीं है? ये जो अमेरिका वगैरह जो देश है ये बड़ा लंबा प्लानिंग करके चलते हैं। वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के भंडार वेनेजुएला में, सऊदी अरब में नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में। अच्छा, लेकिन वहां का हैवी ऑयल है, उसको निकालने में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, लेकिन वो अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो आसानी से उसको निकाल सकता है। अमेरिका का ये सोचना है कि वो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के सारे देश आते हैं, उनका कहना है उसमें हम किसी देश को नहीं घुसने देंगे। और चाइना वहां धीरे धीरे काफी घुस रहा था वेनेजुएला के अंदर। उन्होंने जो है सबको पकड़ करके वहां पे ऐसी सत्ता वो ले आए, सेंध लगा के वहां के राष्ट्रपति को उठा करके अपने देश में ले गए। $112 बिलियन का कर्जा दिया हुआ है सर। वो, और उसमें लगाने के बाद जो है आप वहां पे आकर के अपनी मर्जी की सरकार बना ली, और वहां पे अब अमेरिकी कंपनियों ने जाना शुरू कर दिया है। उसके पड़ोस के जो देश हैं उनमें काफी तेल है। गुयाना है, गुयाना जो है वो वहां पे भारतीय मूल के बहुत लोग रहते हैं, वहां पे भी बहुत भंडार है तेल के। तो जाहिर है आपको वेनेजुएला मिल गया तो गुयाना भी आपके प्रभाव में आएगा। ब्राजील में तेल के भंडार है, कोलंबिया में तेल के भंडार है, मैक्सिको जो लैटिन अमेरिका में भारी तेल के भंडार है। उनका ये कहना है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर तो भैया हमारा बैकयार्ड है, यहाँ जिसको आएगा हम खदेड़ देंगे। तो ये उनका पहले से खदेड़ देंगे, जैसे सिक्के अचिंतन को पनामा से निकाला है, वो खदेड़ने के बराबर है। तो नहीं, ये देखिए ट्रम्प साहब की तो लैंग्वेज ही वही है, जी जी, है ना। तो उनका ये, और उन्होंने जो है इस पर वो हिचकना नहीं कि लोग क्या कहेंगे, वो आपको पता है अमेरिका वगैरह इसकी परवाह नहीं करते। तो उन्होंने जो है कुल मिलाकर के उसकी शुरुआत हो चुकी है कि पूरे उसमें इलाका में दबदबा जो है वो अमेरिका का होगा। चीन घुसने की कोशिश करेगा तो ये उसको वहां से खदेड़ेगी। जी जी। अच्छा,
अब उसके बाद जो सबसे अहम इलाका आता है वो आता है मिडिल ईस्ट, रिसोर्सेज के हिसाब से। तो वहां आपने देखा है कि उन्होंने किस तरीके से जो है, और उस मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप सारे कंट्रीज को देखते हैं, सबसे बड़ा कंट्री जो वो है ईरान। सऊदी अरब बहुत बड़ा कंट्री, लेकिन आबादी मात्र 3 करोड़। 3 करोड़ का सऊदी अरब की आबादी का मतलब हुआ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बस। जबकि जो ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है। और ईरान जो है वो काफी पुराना सभ्यता है, पुरानी सभ्य सिविलाइजेशन, और बड़े स्मार्ट लोग हैं। काफी दिनों से उन्होंने जो है वो स्पेस प्रोग्राम और अपने टेक्नोलॉजी पे खर्चा किया है, कल्पनाशीलता है, स्मार्ट लोग हैं, दे आर स्मार्ट पीपल, जी, होशियार लोग हैं। तो आ रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए। तो वो मतलब हमारे और उनके बड़े पुराने संबंध हैं। आम अगर आप उठा करके देखते हैं, इतने हमारे पुराने संबंध है ईरान से कि आम भाषा में जो तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं हमें पता ही नहीं है वो ईरानी शब्द है। हम बोलते हैं आज़ादी, आज़ादी तो ईरानी वर्ड है, वहां से फारसी। हम बोलते हैं मैदान में जाओ, मैदान में क्रिकेट, मैदान भी फारसी है। दीवार फारसी है। तो और बिरयानी और कबाब, पता नहीं, ये सब फारसी शब्द है। हमारे इतने मतलब पुराने इनसे संबंध है, सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है। तो इसलिए, और एक टाइम में जब मुगल यहाँ थे तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन हुआ करती थी। तो इसलिए वो स्मार्ट लोग हैं, है ना। तो अब उनकी ये है कि भाई यहाँ पे जो ये कट्टरवादी सरकार है, और ईरान के साथ में क्या है कि ईरान ने धर्म के नाम पे प्रॉक्सीज बना ली। हमास उनको फंड किया, हजबुल्ला उनको फंड किया, हुतीज उनको फंड करता है, जो पूरे इलाके के अंदर जो है वो ऐसी गतिविधियां करते हैं जो यूनाइटेड नेशन चार्टर या वो के खिलाफ है। मतलब ये है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और खास तौर से अमेरिकन जो इंटरेस्ट है और इजराइल उसको वो करते हैं। दूसरा, ये सभी शिया हैं, ईरान शिया मुल्क है, ये हिजबुल्ला, हुती नहीं, उनमें से कुछ शिया हैं, लेकिन वो लोग हैं जो कुल मिलाकर के पश्चिम और इजराइल के खिलाफ है। ओके, हाँ, तो ईरान उन सबको सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ हो, है ना। क्योंकि ईरान जो है अपने नक्शे में और अपनी नीतियां में इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। उनका ये कहना है कि यहूदियों को यहाँ पे अपना देश बनाने का हक नहीं है, उसको वो स्वीकार ही नहीं करता। इजराइल कोई देश है, उसके अस्तित्व को ईरान स्वीकार नहीं करता। तो जाहिर है फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। जबकि उस इलाके के अंदर सबसे बड़ी ताकत जो है वो इजराइल है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी इजराइल है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मतलब अगर सऊदी अरब को आप छोड़ दें, क्योंकि सऊदी अरब बड़ा, लेकिन इजराइल जो है वो बहुत मॉडर्न इकोनॉमी है। तो ऐसे हालत में ये कॉन्फ्लिक्ट की जड़ ये है जी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हर दुनिया के हर देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का 20% जो तेल है वो वहां से आता है, होर्मुज के रास्ते। नहीं, उन देशों में उत्पादन होता है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है वो सऊदी अरामको है, जो सऊदी अरब की है। दुनिया की बहुत बड़ी तेल कंपनी जिसको ब्रिटिश पेट्रोलियम बोलते हैं, उसका जन्म ईरान में हुआ था, है ना। तो कुल मिलाकर के वहां तेल के हिसाब से बड़ी अहमियत है। प्राकृतिक गैस जो एलएनजी की शक्ल में आती है और हम लोग सीएनजी की शक्ल में उसका प्रयोग करते हैं, वो भी भारी भंडार वहां पे है उनके पास। और स्वयं ईरान में भारी भंडार है तेल और गैस। तो लिहाजा ये कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये बहुत जरूरी है। और वो लोग जो दुनिया में दादागिरी करते हैं, वो देश जो दुनिया के अंदर जो है चैंपियन है, वो ये चाहते हैं दुनिया पूरी उनकी मर्जी से चले, है ना। तो वो उसके अंदर ज्यादा दखल रखते हैं। आपके दर्शकों के लिए एक बात मैं आपको बताऊं, आज पृथ्वी पे, आज जमीन पे आबादी हमारी लगभग 8 अरब है। 8 अरब में से जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं, यानी जो विकसित देश हैं, उनकी आबादी है लगभग 1.6 बिलियन टोटल। जापान, ऑस्ट्रेलिया सब मिला लीजिए 1.6 बिलियन। और रफली 6.4 बिलियन जो आबादी है वो किनकी है, ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ इंडिया हो गया, चाइना वगैरह सब मिला लो आप। और लेकिन दुनिया में चलती किसकी है, यूनाइटेड नेशंस में किसकी चलती है। जो वर्ल्ड के जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं कि दुनिया ऐसी चलनी चाहिए, वो कहेंगे क्लाइमेट खराब है तो क्लाइमेट खराब हो गया, वो बोले ये तो वो कौन करता है, जो ग्लोबल नैरेटिव ये लोग बनाते हैं। जो ग्लोबल नॉर्थ के लोग हैं, अमेरिका हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, जापान हो, ये बनाते हैं। अगर कोई चीज इन्होंने कह दी तो लोग कहते सही होगी, क्योंकि बीबीसी ने कहा है, सीएनएन में आ गया भाई, फाइनेंशियल टाइम्स ने बोल दिया, इकोनॉमिस्ट ने बोल दिया। तो जो ग्लोबल नैरेटिव्स हैं पूरी, वो तो यही बनाते हैं। तो वो, और साथ में जो दुनिया के बड़े बड़े संसाधन हैं, चाहे वो तेल हो गया, चाहे वो गैस हो गया, चाहे वो कोयला हो गया, इन सब का अगर व्यापार आप उठा करके देखते हैं तो डॉलर में होता है।
डॉलर क्यों डॉलर में होता है, रुपए में क्यों नहीं होता है ना। तो इसलिए जो इस तरीके से ये पूरे पे दबदबा रखते हैं, जिसको बोलते हैं जो ग्लोबल ऑर्डर है, इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्डर, इंटरनेशनल क्लाइमेट ऑर्डर, ये सब का जो कॉकपिट है वो इनके पास में है। वो उसको कोई चुनौती देगा तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो उसी का नतीजा है कि आज जो इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्डर है, जिसमें दबदबा चाइना का बढ़ रहा है, रूस का बढ़ रहा है, काफी हद तक भारत का बढ़ रहा है, इसको लेकर के जो ग्लोबल नॉर्थ है वो परेशान है। सर, चीन की चुप्पी का क्या मतलब है? इस पे इतना बवाल कट गया है। 10 दिन हो गए, कितना चलेगा नहीं पता। चीन की खतरनाक चुप्पी तो नहीं बोलूंगा, पर उसको चुप्पी ही बोलेंगे। बड़ा अच्छा देखिए आपने प्रश्न किया। देखिए चाइना जो है, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए चाइना की स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल सिंपल है। चाइना 20 नहीं, वो 40 साल आगे सोच के चलता है। चाइना का पूरा फोकस है कि 2049 में जब वो वहां पे कम्युनिज्म की अपनी सरकार के 100 साल मना रहे होंगे, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो। और उसके लिए आवश्यक क्या है? अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। इसलिए चाइना का फोकस ये है कि भाई लड़ाई हो रही है, वो वक्तव्य इधर उधर दे देता है, लेकिन वो कूदता नहीं है। चाइना, आपने कभी नहीं सुना होगा कि चाइना कहीं बाहर युद्ध हो रहा है और वहां जाके उसमें कूद पड़ा कि अपने सैनिक भेज दिया, वो नहीं भेजता। चाइना का सीधा सीधा ये है कि अभी उसको जो है एक सुपर पावर बनने के लिए, अपनी इकोनॉमी को और बड़ा बनाने के लिए अभी उसको और समय चाहिए। तो चाइना का पूरा ध्यान, उसको अमेरिका का बाजार आज चाहिए, उसे पश्चिम का बाजार चाहिए। इसलिए ना वो अमेरिका को नाराज करना चाहता, ना वो पश्चिम को नाराज करना चाहता। उसको पश्चिम की टेक्नोलॉजी भी चाहिए, उसके बच्चे वहां पढ़ने जाए उसको वो भी चाहिए, और उसमें साथ में यह है कि उसको बाजार भी चाहिए। जब तक वो इस स्थिति में ना पहुंच जाए जहां आज अमेरिका है, तब तक चाइना ये नहीं करेगा। तो जो चाइना है, उसकी जो चुप्पी है वो सामरिक है। दिस इज स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ईरान को, सर बीच में बात टोक रहा हूँ आपकी, ईरान को चाइना का सामरिक एक्सटेंशन है, उसको दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, बिल्कुल है। नंबर 1। नंबर 2, चाइना उससे तेल भी ले रहा है, बिल्कुल। तो जब अब ईरान का अस्तित्व नहीं रहेगा तो चाइना के फिर वो किस काम का होगा? मेरा मतलब ये था, ये सेकंड पार्ट बी ऑफ माय क्वेश्चन। देखिए वहां पे चाइना का ये है कि इस समय वो उनका बड़ा भाग ये है कि अगर वो इंटरफेयर करते हैं आज की तारीख में, ईरान को सीमा से आगे सपोर्ट करते हैं, पीछे से कर रहे हैं, पीछे से वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने आके सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अमेरिका के खिलाफ कूद रहे हैं। वो ये नहीं चाहते, इसलिए उनका ये है कि ठीक है ईरान में हम निवेश कर रहे हैं, ईरान हमारा मित्र है, लेकिन इतना बड़ा मित्र नहीं है कि हम अपना भविष्य जो है वो खतरे में डालें। ये चाइना है। तो जो चाइना की स्ट्रेटेजिक साइलेंस है, इसके पीछे उनकी ये नहीं। दूसरा, चाइना ये अच्छी तरीके से जानता है कि कल को अगर वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाता है, वहां पे मान लिया जिनको ये कट्टरवादी सरकार बोलते हैं, कट्टरवादी सरकार नहीं होती, वहां किसी शक्ल में एक लोकतंत्र आ जाता है जिसको पश्चिम वाले लोकतंत्र कहते हैं, उसके बावजूद जो वहां पुनर्निर्माण शुरू होगा, रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगा, और उसके लिए बाद में ऑयल फील्ड का और डेवलपमेंट होगा, वो सब होगा। तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि चाइना उन गिने चुने देश हैं जिनके पास आज भारी मात्रा में पूंजी है, टेक्नोलॉजी भी है, और ईरान को वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हो सकता है उनका दबदबा पहले जितना ना रहे, लेकिन दबदबा तो ईरान को जरूरत तो फिर भी चाइना की पड़ेगी। और साथ में ये है कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज की स्थिति में वो चाइना को, अमेरिका को बहुत ज्यादा एंटेगनाइज नहीं करना चाहते। चलते हैं तो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अभी से 1 साल पहले, ट्रंप के आने से पहले लग रहा था सर कि अमेरिका काफ़ी कोजी है, हैप्पी है। अमेरिका को साउथ अमेरिका कायदे से छोड़े हुए ज़माना गुजर गया है, पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, वन अदरवाइज। चाइना सब जगह घुसा हुआ है, एक कंट्री में, और कुल मिला के इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखेंगे तो 600-700 बिलियन के आसपास साउथ अमेरिका में टोटल इन्वेस्टमेंट है चाइना का 20-22 साल में। उस चाइना को वेनेजुएला में डिस्टर्ब किया, उस चाइना को पनामा से निकाला। तो क्या हम ये, आपके सवाल का एक्सटेंशन ये है कि क्या हम ये मान के चलें कि ईरान पे अटैक सेकेंडरी है, सबसे पहले कि चाइना को किनारे लगाना? क्या ये बोल सकते हैं? नहीं, चाइना को कंटेन करना ये अमेरिका का पूरा कोशिश है। खासतौर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, लैटिन अमेरिका में वो चाहता है चाइना यहाँ से बाहर जाए, है ना,
क्योंकि वो अमेरिका को एक चीज समझ में आने लगी है कि जो अभी तक 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया, उसके बाद से पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। यूनिपोलर वर्ल्ड के एक ही दुनिया में सुपर पावर है, वो अमेरिका। और पूरी दुनिया उस हिसाब से चली। किसी देश में ताकत नहीं थी कि वो अमेरिका को चुनौती देता, कोई देश नहीं था। लेकिन इस दौरान जो है वो कई अर्थव्यवस्थाएं उभर के आ गई, जिसमें चाइना सबसे आगे है। तो अब उन्होंने देखा कि चाइना उभर रहा है, रशिया भी अपने को काफी असर्ट कर रहा है, भारत उभर रहा है, और इसके अलावा देखिए तो टर्की उभर रहा है, ब्राजील उभर रहा है। ठीक है, ये अभी वहां नहीं है जहां भारत पहुंच गया है, लेकिन उनको ये देखने लगा है कि अब जो है ये यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसका मतलब जो अमेरिका के इशारे से चलता था, अब वो युग समाप्त हो रहा है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड वो अब उभर रहा है। हालांकि वो उसको पूरे बनने में 20 साल लगेंगे, लेकिन उसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। अमेरिका की कोशिश है कि वो उसको बीच में ही रोको, वो नहीं होना चाहिए, जिससे अमेरिका जो है वो ही सुपर पावर बना रहे। या अगर दूसरी बन भी जाए तो सिर्फ एक देश बन जाए, वो शायद चाइना बन जाए। वो कहते हैं उससे डील कर लेंगे, बात कर निपटा लेंगे, जिसको G2 बोलते हैं, है ना। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है कि तमाम नई शक्तियां बन जाए। अब अमेरिका के जो उप मंत्री हैं, उन्होंने रायसीना डायलॉग में परसों एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा जो चाइना में हमसे गलती हो गई, हम इंडिया में नहीं दोहराएंगे। भारत की धरती पे आकर के इस तरह का वक्तव्य। तो इसलिए ये कि उनको डर है। किस बात को रेफर कर रहे थे वो ये देखिए, चाइना आज जहां भी पहुंचा है, अगर चाइना को अमेरिका का बाजार नहीं मिलता जी, चाइना को अमेरिका का बाजार नहीं मिलता, अमेरिका की पूंजी नहीं मिलती, अमेरिकी कंपनियां वहां नहीं जाती, और अमेरिका की टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, तो आज चाइना वहां नहीं होता जहां चाइना आज है। 1980 तक सच उनके मुंह से निकल गया। 1980 तक जो चाइना है वो भारत से पीछे था। जी जी, चीनी अर्थव्यवस्था भारत से 1980 तक। और आज वो चाइना कहां पहुंच गया? चूंकि अमेरिका को ये जो अमेरिकन कंपनी इस बात पर लग गई कि नफा कमाओ, सस्ते दाम पे प्रोडक्शन करो। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां, पूरे पश्चिम यूरोप, अमेरिका ने अपनी फैक्ट्रीज जो हैं वो चाइना में ले जाके खड़ी कर दी, और ये कहा कि सस्ता प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन चाइना ने चुप्पी से उसका फायदा उठाया, और ये कहा कि इससे वो एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। तो चाइना को अब उनका ये कहना है कि ये गलती जो है हम दोबारा नहीं करेंगे। मतलब भारत में ही ऐसा हो जाए कि भारत महाशक्ति बन जाए, तो वो कहते हैं हम नहीं होने देंगे। ये तो वक्त है, वो दे के जा रहे हैं। तो इसलिए जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो बनने में भी समय लगेगा, लेकिन यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। इसके लिए बेचैनी है। तो उनकी पहली कोशिश ये है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, पूरा लैटिन अमेरिका, पूरा उत्तर अमेरिका, वो ग्रीनलैंड, इसीलिए बात करते हैं कि ग्रीनलैंड तक वो तो अमेरिका का बैकयार्ड हो जाए, वो ये तो हमारा आंगन है, इसमें नहीं घुसने देंगे। बाकी दुनिया में वो देख रहे हैं कि कहाँ किसको कंटेन करना है और कहाँ पे चाइना के साथ एडजस्टमेंट करना है। सर, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये ट्रंप की वजह से हो रहा है, इसमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, इसमें इंस्टीट्यूशन, मतलब इस केस में हम कहेंगे देश इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रंप है इस तरह से बिहेवियर उसकी वजह से है। देखिए, जो फर्क क्या होता है, अमेरिका का जो सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ इंस्टीट्यूशंस काफी पावरफुल होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो काम, जो मुझे अब बताइए कि जब इराक पे हमला करा गया था, तो ट्रंप थे सत्ता में क्या? सद्दाम हुसैन को मार दिया गया था, कौन थे सत्ता में? ट्रंप थे। लीबिया के अंदर कर्नल गद्दाफी को किस तरह मारा गया था, ढूंढा गया था, मारा गया था, तेल के लिए ना। ट्रंप थे क्या? है ना। या वेनेजुएला पे जिन्होंने सैंक्शंस लगाई, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी, ट्रंप थे क्या? तो ये जो सारी जो व्यवस्था है, सीधी सी ये जो वहां पे जो पूरा जो अंदर का ताना बाना है, आप कुछ लोग उसके लिए डीप स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा शब्द है जो कई लोगों को पसंद नहीं आता, मैं भी उसको पसंद नहीं करता। इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में नहीं चलता है वो शब्द। नहीं, डीप स्टेट जैसे शब्द जो है वो, मतलब मुझे लगता है आप थोड़ा उसको हल्का कर देते हैं सारी अपनी। आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई तर्क नहीं है, डेटा नहीं है, तो आपने डीप स्टेट बोल दिया। मैं उसके फेवर में नहीं, मैं नहीं शब्द का प्रयोग करूंगा, इस टर्म का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के अमेरिका की जो एक कलेक्टिव थिंकिंग है, कलेक्टिव स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, और कलेक्टिव स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, वो यही होती है, चाहे सत्ता में कोई भी आ जाए। तो वो ऐसा नहीं, फर्क इतना हो गया कि इससे पहले जो राष्ट्रपति होते थे वो किसी भी चीज का वक्तव्य देते थे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, भाषा में बड़ी मर्यादा होती थी, और वो यूनाइटेड नेशन चार्टर, ह्यूमन राइट्स, इन सब का प्रयोग करते थे। ट्रम्प जो है वो ये सब नहीं करते हैं,
वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो एक सड़क पे आम आदमी प्रयोग करता है। तो इसलिए, और दूसरा वो इस तरह की बात करते हैं, देख लेंगे, आप परवाह नहीं करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, ईरान को हम ये, तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। सर मैं अभी काफी अभी तेल में दोबारा से घुसूंगा, 4-5 सवाल करके बैक टू बैक खत्म करूंगा। ये उससे पहले एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब हम मल्टीलेटरल वर्ल्ड की बात करते हैं, आज की तारीख में व्यापार भले ही 65% हो रहा होगा जो WTO के कंप्लायंस के तहत होता है, पर WTO भी कॉम्प्रोमाइज है। आज की तारीख में UN की बात हम लोग करते हैं, यूएन कॉम्प्रोमाइज है। आप किसी देश पे हमला करते हैं, यूएन की कोई परमिशन आपके पास नहीं है, उसका कोई अप्रूवल नहीं है। साथ ही साथ ये वो लड़ाई नहीं है जिसमें कि आपको लगेगा आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। तो मल्टीलेटरल वर्ल्ड तो यूनिलेटरल कंप्लीटली लगता है, और एक स्टेट जो है वो उसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है। तो हमारे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यूजलेस हैं, उनके पावरलेस हैं, या उनको लगता है कि उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। यूनिपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड, मैंने कहा मल्टीपोलर वर्ल्ड अब धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, इवॉल्व हो रहा है, अभी हुआ नहीं, इवॉल्व होना, बनना, उसकी रचना शुरू हो चुकी है। एक लंबी यात्रा है, 20 साल लगेंगे। मल्टीलैटरल जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे बड़ी तो यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस तो बूढ़ा शेर है, नाम तो दिखते नहीं उसके, अब तो दाढ़ भी नहीं पाता। इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली बैठी है, कहाँ यूनाइटेड नेशंस कहीं दिख रही है? अच्छा, साथ में WTO, कहाँ पे WTO है, कहाँ नजर आपको आती है? लेकिन उसके बावजूद भी 70% चीजें जो दुनिया में चल रही हैं उसमें मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कर रहे हैं। हाँ, वो है, लेकिन इतना जरूर है कि जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको अब चुनौती है। इसलिए सब देशों को अब क्या काम कर रहे हैं कि वो जहां जहां संभव वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हैं, लेकिन साथ साथ नई संस्थाएं भी बना रहे हैं, जैसे ब्रिक्स है। ब्रिक्स चूंकि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को आवाज ही नहीं देना चाहते, तो ब्रिक्स का उदय हो गया, ब्रिक्स बैंक का उदय हो गया। इसीलिए तो हुआ ना कि वर्ल्ड बैंक में अगर आप अमेरिकी नागरिक नहीं है तो उसके अध्यक्ष नहीं बन सकते। हालांकि वहां जो अध्यक्ष हैं वो मूलतः भारतीय हैं, लेकिन है तो अमेरिकी नागरिक, है ना। तो ये जो है, और दूसरी बात के सब वो तय करेंगे, अब उसको चुनौती दी जा रही है। तो ये भी समझ में आ गया है कि मल्टीलैटरलिज्म से जो निकल सकता है वो निकालो, लेकिन बाकी आप अपने तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करो। तो दुनिया जो है आज, वर्ल्ड जो है वो फ्रेगमेंटेड है, बहुत फ्रेगमेंटेड है। और दूसरी तरफ जो अब जो जियोपॉलिटिक्स है, नाउ जियोपॉलिटिक्स इज वाइल्ड वेस्ट, वाइल्ड वेस्ट, मतलब जिसकी जो मर्जी आज वो कर रहे हैं। इस तरह की दुनिया में आज आप रह रहे हैं, और तेल जो है वो अपवाद नहीं है। तेल की भी वही स्थिति बन चुकी है कि जिसके पास दबदबा है उसी के पास तेल के ज्यादा रिसोर्सेज हैं, या वो कंट्री जिनके पास तेल बहुत ज्यादा है, अब उनको चुनना पड़ता है। वो कहते हैं या तो भाई अमेरिका के पास चले जाओ, दोस्ती कर लो, है ना, या यूरोपियन यूनियन से दोस्ती कर लो, या रशिया के ज्यादा नजदीक रहो। मतलब अपने आज जो छोटे देश हैं और कमजोर देश हैं, लेकिन उनके पास भारी तेल की संपदा है, वो ऐसी एक व्यक्ति की तरह है जो सोने से लदा हुआ है, और रात के समय ऐसे सुनसान इलाके से निकल रहा है जहां पे तमाम डाकू या चोरी चोर है। तो अपने को वो कैसे बचाए? उसके लिए होता है कि भाई आप जो है कहीं ना कहीं से सुरक्षा जो है वो जहां जो भी ले सकता है वो ले लो, और उसके बाद देखो मेरे हितों की रक्षा कैसे। तेल पे आते हैं। अब तेल की ये विकट समस्या, अभी जब लड़ाई शुरू हुई तो 2-3 दिन तक तो ऐसा नहीं लगा कि ऐसे हो जाएगा। उस समय तक आधिकारिक रूप से ईरान ने कहा भी नहीं था कि साहब हमने उसको क्लोज कर दिया है। आधिकारिक रूप से भी कह दिया है क्या, हमने पढ़ा नहीं, आधिकारिक रूप से नहीं कहा, लेकिन उनके जो कमांडो हैं, जो IRGC है, वो कहता है कि साहब हम नहीं जाने देंगे। हॉर्मुज अभी कितना बंद है, और उसका दुनिया की तेल की समस्या पे कितना बड़ा विकट असर देखते हैं आप? स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल आता जाता है, 20%। और ईरान की सरकार ने बार बार कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हमारी बंद करने की कोई नीयत नहीं है, उनके विदेश मंत्री कहते हैं, और ऑफिशियली उनकी ये लाइन है। लेकिन उस इलाके में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी स्पीड बोट्स वो एक्टिव है, और उनके पास मैरी टाइम ड्रोन्स हैं जो समुद्र में पानी में जाते हैं, वो अटैक कर सकते हैं। तो वो बार बार रेडियो मैसेज दे रहे हैं जो वहां टैंकर्स घूम रहे हैं कि खबरदार, आपने यहाँ से निकलने की कोशिश करी, आपने निकलने की कोशिश करी, गैर अधिकारिक तौर पर
हाँ, वो रेडियो पे उनको बोलते हैं। तो अब जो टैंकर है जिसमें तेल लगा हुआ है मिलियंस ऑफ डॉलर का, वो ये रिस्क नहीं ले सकता कि विदेश मंत्री को नहीं सुनता, वो ये देखता है मेरे कैप्टन को रेडियो मैसेज क्या आ रहा है कि अगर आगे निकले तो उड़ा दूंगा। तो नतीजा उसका ये है कि टेक्निकली और फॉर्मली तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई है ना, लेकिन वहां से जहाज नहीं निकल रहे हैं। जैसे औसतन वहां से 137 टैंकर रोज निकलते हैं उनका, आज कल 2 निकले सिर्फ, है ना, इक्का दुक्का दोनों चाइना के हैं। नहीं भी है तो वो बोल देते हैं हम चाइना के हैं, फ्लैग लगाया हुआ था, बोला हाँ लगा देते हैं, लेकिन हो सकता है किसी और के होते हैं। अच्छा, ओके, हाँ ये भी हो रहा है। तो ये शिपिंग में हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए जो है वो ऐसी स्थिति के अंदर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ने 3 दिन पहले कहा कि वो अपनी नेवी के माध्यम से उसका बल प्रयोग करके वो एक पैसेज खोल देंगे जिससे जो है कोई जहाज को खतरा नहीं होगा और जो है वो आगे पायलट चलेगा या जैसे भी है वो आवागमन शुरू हो जाएगा। अब 3 दिन तो हो गए, अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो लेकिन यह है कि अगर युद्ध चलता भी रहता है, मान लिया, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाती है, वहां से टैंकर्स का आवागमन शुरू हो जाता है, तो दुनिया के अंदर आम दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जो चिंता का विषय बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि फिर ये कि लड़ाई इनकी आपस में हो रही है लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो ठीक है। अगर ये बंद भी रहा सर तो इसके वैकल्पिक रास्ते क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ सऊदी अरेबिया ने कहा कि साहब हम अपनी पाइपलाइन से वेस्ट कोस्ट की तरफ ले जाएंगे, यानबू बंदरगाह की तरफ से। मान लीजिए अगर कल को हूती का सिर फिर जाता है उस तरफ, तो वो उधर प्रॉब्लम कर सकते हैं जो रेड सी के रास्ते में आने जाने के रास्ते में पड़ता है। इस सूरत में ऑल्टरनेटिव्स अभी क्या हैं हमारे भारत जैसे देश के लिए या उन देशों के लिए जो ऑयल की खपत जिनके यहाँ बहुत ज्यादा है? देखिए, जो वहां से जो तेल निकलता है, जो तेल है लगभग आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 20 मिलियन बैरल्स, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 20 मिलियन बैरल्स उस इलाके से ग्लोबल सप्लाई सिस्टम में जाता है, ये वेस्ट रास्ते से, गल्फ से टोटल उधर पाइप से सब मिलाकर, सारा मिलाकर। जी जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा जाता है, लेकिन जिस पाइपलाइन की चर्चा आपने करी वो जो है ईस्ट टू वेस्ट पाइपलाइन है, जिसका तेल जो है रेड सी में जाता है, लाल सागर में। लेकिन वहां दिक्कत ये आ रही है कि नीचे की तरफ जाए तो वहां पे हूतीज एक्टिव है, पर अभी तो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव है लेकिन उनकी जो थोड़ा उनको काफी कमजोर कर दिया गया है। तो लेकिन उसकी वहां से तेल ले जाने की एक सीमा है, सारा तेल वहां से नहीं जा सकता और बहुत ज्यादा तेल तो वहीं से जाएगा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर मान लिया ये जो 20 मिलियन बैरल्स तेल जो है वो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम में जो जाता है और वो घट के आधा हो जाता है या कम हो जाता है, उसकी आपूर्ति कहां से होगी? समस्या ये है, क्योंकि जो वर्ल्ड में जो ऑयल सप्लाई है उसमें अगर डिस्ट्रप्शन इस तरह से होता है कि आ नहीं पाता तो परेशानी होती है। दूसरी बात यह है कि 2 तरह की परेशानी होती है जब भी ये ऑयल नहीं आता। एक तो कीमत ऊपर चली जाती है, और भारत जैसे देश के लिए चिंता सप्लाई डिस्ट्रप्शन से ज्यादा होती है कीमत क्या है। जैसे जिस समय युद्ध शुरू हुआ तेल की कीमत $65 पर बैरल थी और आज सुबह 117 पहुंच गई, हालांकि अब जो है वापस 110 पे आ गई है, शायद रात को और भी कम हो जाए। लेकिन हमारे लिए वो चुनौती बन जाती है, एक तरफ तो कीमत चुनौती और दूसरी तरफ ये है कि तेल जहां से लाते हैं सप्लाई डिस्ट्रप्शन। तो अभी तक जो है वो स्थिति जो कुल मिलाकर के देखा जाए तो थोड़ी बहुत ज्यादा खराब नहीं है। तो अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि पैनिक बटन दबा दो या ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा जब तेल $170 पहुंचा आज सुबह, तो अमेरिका हरकत में आ गया और अमेरिका ने चारों तरफ फोन कर ये कर करके हाँ हरकत में, तेल सस्ता करो, ये क्या हो गया। और राष्ट्रपति ट्रम्प भी बयान देने लगे। तो और जापान ने कह दिया हम अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उन्होंने काम के रिलीज कर रहे हैं मार्केट में, तेल बाजार में मारा जाएगा, तो घबराइए नहीं। तो हमने ये देखा उसके बाद जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने कहा हमारे पास जो तेल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं वहां से तेल को रिलीज कर देंगे। तो तेल के बाजार में थोड़ी नरमी राहत है। जो कीमत इसलिए नहीं बढ़ रही कि तेल की डिमांड बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं, जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है उससे कीमत बढ़ रही है। तो अगर जो पश्चिम के देश मिल करके या सऊदी अरब और ये मिलके जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक हिस्सा खोल देते हैं जिससे टैंकर्स का आवागमन शुरू हो जाए, मुझे नहीं लगता अभी आज की तारीख में, कल क्या होगा कहना मुश्किल है सिचुएशन, मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैं बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश करेगा या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उससे सबसे बड़ी परेशानी चीन के लिए पैदा होगी और चीन उनका सबसे बड़ा निवेशक भी है और मित्र भी है, जो उनके बचे कुछ दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता चीन हो गया या और देश हो गए
जिसमें चीनी प्रमुख है, लेकिन बाकी रशिया, मुझे नहीं लगता है कि वो इस हद तक जाएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या वहां की जो सरकार सत्ता में है, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की वो पॉकेट जो वहां एक्टिव है, क्या उनकी कमांड को पूरी तरह मानेंगे? क्या वो तो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के तो लोग हैं। फिर ये रेडियो मैसेज क्यों जाता है? ये विदेश मंत्री एक श होगी ना जो एक्सप्लिसिट तरीके से नहीं बोल सकते नहीं, तो लेकिन ये है कि फिर वो मार्केट में कंफ्यूजन रहेगा। तो जब तक जो है, अब जैसे ईरान ने पड़ोसी देशों पे हमला कर दिया है ना, जैसे दुबई पे कर दिया, सब जगह कर दिया, बहरीन पे कर दिया, सऊदी अरब पे कर दिया। अब उसकी पूरी कोशिश ये थी कि ऑयल को वेपनाइज कर दो, ऑयल को ऐसा वेपनाइज कर दो कि मार्केट के अंदर जो है हड़कंप मच जाए और तेल की कीमत जो है वो $200 पहुंच जाए। ईरान यही चाहता है, जिससे पूरी दुनिया कहे अमेरिका को रोको, युद्ध को रोको, युद्ध को रोको। यही रणनीति है। अच्छा, ईरान की माफी का क्या मतलब बनता है तनेजा साहब? जो ईरान के प्रेसिडेंट ने, पेजेशकिन साहब ने कहा कि तुम लोग हमारे भाई हो, माफी है, लेकिन अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ आप नहीं होने देंगे। उस माफी का क्या मतलब है? और जो अमेरिका ने सर धमकी दी है कि आप अनकंडीशनल जो सरेंडर करेगा तभी उसका कोई मतलब है, ये थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जो ईरान ने, जो उनके राष्ट्रपति ने माफी दी है, वो इसलिए है कि हैं तो सब इस्लामिक कंट्रीज ना, और ईरान को भी दुबई की जरूरत है। ईरान का तमाम व्यापार दुबई के माध्यम से होता है ना। ईरान को भी कतार की जरूरत है। वो जो गैस कतार में निकलती है वो एक ही गैस फील्ड है, आधी उधर है, आधी इधर है। और वो एट द एंड ऑफ द डे जिसको बोलते हैं तो मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक है। उनको ये है कि वहां का आवाम जो है वो ये ना कहे कि भाई ये क्या हो रहा है, मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, और वो बाहर की दुनिया जो शिया सुन्नी को डिफरेंस को नहीं समझती, वो क्या बोलेगी। तो वो जो माफी मांगने का मतलब ये था कि ईरान और इस्लामिक वर्ल्ड में माफी मांगना जो होता है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। भाई देखो माफी मांग रहे हैं, है ना। लेकिन साथ में उनको ये भी पता है कि ये देश जो है, इनके ऊपर अमेरिका का दबदबा बहुत ज्यादा है। अमेरिका और इजराइल तो ये चाहता है ये देश भी जंग में आ जाए, युद्ध में शामिल हो जाए, हाँ, जिससे युद्ध को तो इसलिए जो उनका माफी मांग रही है कि वो दिखाना, क्योंकि वहां की एक सभ्यता ईरान में बहुत ज्यादा कि हमने अपॉलॉजी कर दी। लेकिन उसके बाद हमने देखा इधर उन्होंने माफी मांगी और उसके 1 घंटे बाद दुबई पे हमला हो रहा था, दागी जा रही थी। तो ये रणनीति के तहत ही हो रहा है। और जहां तक अमेरिका का ये कहना कि ईरान माफी मांग ले, ये तो देखो माफी तो ईरान का मांगने का मुझे नजर नहीं आता। दूसरी बात ये है कि ये बातें जो होती है, ये ऐसी बातें होती है जिससे तमाम वक्तव्य जो ट्रम्प साहब देते हैं वो उनको यहाँ बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन दरअसल वो अपने वोटर को एड्रेस कर रहे होते हैं। वो जिस तरह की भाषा पसंद करता है अमेरिकन वोटर, अमेरिका हर अमेरिकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हुआ है, वहाँ आम आदमी जो है वो वैसे ही है जैसे दुनिया भर में कम ही पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली तो वो भाषा बोलते हैं जो उनका वोटर है उसको सुने और ताली बजा के कितना बढ़िया बोला, और ईरान से माफी मंगवा देंगे, इनको खत्म कर देंगे, इनको कुचल देंगे। तो ये उनकी एक अपना वोटर इंटरनल कंजम्पशन के लिए। तो सर वहाँ मातम चल रहा है, उनके सुप्रीम लीडर मारे गए, मुज्तबा खोमेनी अब आ गए हैं। इनके आने के बाद क्या जो सुप्रीम लीडर की तरफ है और जो एक शिया में जो एक मजलूमियत का एक कॉन्सेप्ट है, करबला का है, शहादत का है, वो कितना बड़ा रोल प्ले करेगा अमेरिका के खिलाफ गोल बंद होने में और अपना रुख तलखी और सख्त रखने में? देखो, 2 बड़ी चीजें जिन पे हमको ध्यान देना चाहिए। ईरान की जो आम आदमी की अर्थव्यवस्था है जर्जर है, आम आदमी बहुत परेशान है, क्योंकि इतने दिनों से सैंक्शंस लगी हुई हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। इवन जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे एंटीक है, पुराना है। अच्छा, दुनिया भर में जहां गैस होती है वहां एलएनजी बना के वो बाजार में बेचते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं। वहां अभी तक एक एलएनजी का टर्मिनल है जो गैस को लिक्विफाइड कर सके, और तो इसलिए वहां का आम आदमी तो बहुत परेशान है। दूसरी तरफ जो है, क्योंकि वहां पहले जो है इस तरह के लोग रह चुके हैं, जो पश्चिमी प्रभाव काफी था, और डेमोक्रेसी के बीज वहां पे हैं, पुराने हैं, और वहां पे चुनाव तो होता ही है ना। तो कुल मिलाकर के लोग जो है थोड़ी सी आजादी चाहते हैं, और ये चाहते हैं अर्थव्यवस्था को ठीक करो, दुनिया भर में इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है, हमारी हालत ये क्यों है। तो रोष है आम आदमी के अंदर, आम आदमी में रोष है उन लोगों के लिए जो सत्ता में है। लेकिन सब मातम में तो सब पानी पानी हो जाएगा ना।
देखिए, अगर इसकी, हाँ, अब ये जो बात है, ये जो दो तरह के असेसमेंट है। अमेरिका वगैरह का शायद असेसमेंट ये हैगा कि आम आदमी इतना परेशान है कि अगर बम्बाई कर दो और वहां थोड़ा नष्ट कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो सड़क पे आ जाएगा और अपने आप वहां परिवर्तन लेके आएगा। ये इनका कैलकुलेशन है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जो नाराजगी है, नाराजगी किस सीमा तक है? क्या इस सीमा तक है वो ये कहे कि आप अयतुल्ला को मार दो, या हमारे राष्ट्रपति को मार दो, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को मार दो? क्या आक्रोश इस तक है? क्या ईरान की जनता जो है इसको स्वीकार कर लेगी? तो ये एक इसकी जो गुत्थी है कि जो लोगों में परेशानी है और आक्रोश है, वो इस हद तक है कि वो इसके लिए तैयार है कि आप हमारे राष्ट्रपति को मार दो, हमारे सुप्रीम लीडर को मार दो, हमको वो स्वीकार है। अब इसका जो बिल्कुल एक स्पष्ट जवाब बहुत कम लोगों के पास है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो शिया, एक ईरान का शिया जो सोच है, वहां पर शहीद होना वो बुरी बात नहीं मानी जाती, बल्कि उस पर लोग फख्र करते हैं, शहीद हो गए अपने मजहब के लिए, अपने वतन के लिए। जो वतन भी एक पर्शियन वर्ड है, उसके लिए हम शहीद हो गए। लेकिन साथ में ये भी है कि वहां पे लोग, सबसे बड़ी क्राइसिस आज ईरान में पानी की है। पानी जैसी चीज उपलब्ध नहीं हो पाई तमाम लोगों को। पिछले दिनों तेहरान राजधानी में पानी को लेकर बड़ा बवाल हुआ। तो इसलिए जो है अभी ये एक्यूरेट रीडिंग, क्योंकि वहां इंफॉर्मेशन बहुत कम निकल के आ रही है, जी, ये नहीं है। और मैं अभी इसके बारे में मैं एक कंक्लूसिवली या पूरे विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता कि क्या वास्तव में वहां एक आर्थिक हालत और राजनीतिक हालत और यह आक्रोश इतना ज्यादा है कि लोग इसको माफ कर देंगे कि आपने अपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, या लोग ये कहेंगे ठीक है मैं परेशानी में रहने को तैयार हूं, लेकिन आपने मेरे सुप्रीम लीडर को मार दिया, है ना? तो ये इसलिए हम सब जो है लामबंद हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे और आपसे मुकाबला करेंगे। अब हाँ या ना मैं पूछूं आपसे कि मुश्तबा खमैनी साहब को हटाना, हाँ या ना में मतलब कितना मुश्किल है? देखिए, हटाना, इजराइल ने तो कहा है जो भी बनेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बोल दिया इजराइल ने। तो इजराइल ने कहा बना दो जिसको बनाना है। और दूसरी बात हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिनको बनाया गया उनके बेटे हैं, तो तमाम लोग अंदर नाखुश तो होंगे जो उम्मीदवार थे। सर, भारत में बाजार की हालत ठीक नहीं है। हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएई में दुनिया जहान की चीज़ें हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें ऑटो है, कई और चीज़ें हैं, जिसमें एग्री प्रोडक्ट्स हैं। उसका बुरा हाल है, रूपी का बुरा हाल है, तेल की उसके जड़ में तेल है। अब हम लोग हॉर्मुज से ईस्ट की तरफ चलते हैं, अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। तो रोको इसको। तो इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप खोल देते हैं, पूरी तरह तो नहीं खोलेंगे, और फिर लड़ते रहिए आप, उसके बाद आप करिए जो आपने करना है, तो कम से कम दुनिया की अर्थव्यवस्था पे उसका असर जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। तो और दूसरी बात ये कि हमें बोलना चाहिए कि अगर तेल की कीमत $150 या $200 पहुंच गई, तो दुनिया में सब तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता अमेरिका है। और अमेरिका में जो उपभोक्ता वहां का है, जो ट्रम्प साहब का वोटर भी उसके अंदर शामिल है, उसको महंगा तेल खरीदने की आदत नहीं है। जी। अमेरिकन इकोनॉमी को सस्ता तेल चाहिए, और सस्ता तेल अगर नहीं होगा, महंगा तेल होता है, तो अमेरिका में महंगाई का दौर शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अमेरिकन अर्थव्यवस्था के लिए भारी चुनौती बन जाएगी, वहां की स्टॉक मार्केट के लिए भारी चुनौती बन जाएगी, वहां की बॉन्ड मार्केट के लिए चुनौती बन जाएगी, वहां की सिक्योरिटी मार्केट के लिए समस्या बन जाएगी। अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हमने ये देखा कि आज सुबह जैसे ही कीमत 117 पहुंची, अमेरिका हरकत में आया और एक जो कीमत है वो एकदम $7 से $8 नीचे आ गई। इसका मतलब उनको समझ में आ गया, इससे पहले कि अमेरिका का बाजार खुले, इसको ठीक करो, और ठीक करा उन्होंने अपनी तरफ से, और हो सकता है कल तक और थोड़ा कम करा दें वो। तो देखिए, तो इसलिए जो है अमेरिका, मुझे लगता है कि ये लंबा वॉर नहीं कर पाएंगे। अगर ये वॉर लंबा करना चाहते हैं तो इन्हें ये सिक्योर करना होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें खुल जाए, उसमें उनकी नेवी हो या कोई भी हो, जिससे टैंकर का आना जाना। और तेल का उत्पादन इन देशों में नहीं रुका है। कतार में गैस का उत्पादन रुक गया क्योंकि स्टोरेज नहीं कर पाए। राजतनुरा में भी थोड़ा प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ। हॉल्ट नहीं हुआ है, सिर्फ जो है वहां पे जो टर्मिनल में आता है वो नहीं आ पाया, दूसरी जगह स्टोर कर रहे हैं जी। तो इसलिए वो तेल का उत्पादन तेल की समस्या नहीं है, तेल उपलब्ध है। तो जैसे ये चैनल खुलते हैं और जो टैंकर्स का मूवमेंट जो है अगर 70% भी शुरू हो जाता है, तो ऑयल की प्राइसेस जो है वो काफी नीचे की तरफ आने लगी। अगर
आज जो तेल की डिमांड एंड सप्लाई किस हिसाब से चलते हैं, अर्थशास्त्र जो होता है वो कीमत जो तय होती है वो डिमांड एंड सप्लाई से होती है, बेसिक है अर्थशास्त्र। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलते हैं तो तेल की कीमत $60 पर बैरल से ऊपर होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वर्ल्ड में जो ऑयल डिमांड को ड्राइव करता है वो इंडिया है आज, है ना, और इसीलिए कोई देश इंडिया को नाराज नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं। सर आपसे आप 2.5 छोटे सवाल क्विकली खत्म करूंगा, बहुत वक्त ले लिया आपका। नंबर 1, गोल्डमैन सैक्स का सर एक रिपोर्ट 5 दिन पहले आया, उसमें उन्होंने बोला कि अगर ऐसा ही रहा 4 से 5 हफ्ते अगर चला तो ये 100 से ऊपर जा सकता है, $100 प्रति बैरल तक। उसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने सर उसको रिवाइज किया, उसके बाद कहा अगर इट कंटिन्यूज थ्रू मार्च it will go up to the level of 2008 which is 149 148 something which is 150। एक तो इस पे आप इसको आप आपकी बात से क्या उसको अब हेज कर सकते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं कि नहीं? जो आप बात कह रहे हैं उसमें ज्यादा दम दिख रहा है, वो 150 वो इन्फ्लेटेड है क्या? देखिए, गोल्डमैन सैक्स या और जो बैंक है ये सारे, तो ये बैंक तो मार्केट में प्ले भी तो करते हैं ना, मैं तो नहीं करता, है ना, तो जो मार्केट में प्ले करते हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे गोल्डमैन सैक्स कोई भी हो, मैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता, है ना। मेरा ये मानना है कि जो, क्योंकि वो प्ले करते हैं ना, उनके वक्तव्यों से कीमत ऊपर नीचे, उन्होंने उसको एस्टिमेट को रिवाइज किया, तो इसलिए मेरा ये, अगर देखिए ये तो सिनेरियोस बनाए गए कि अगर युद्ध चलता रहता है, अगर युद्ध चलता रहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलती, 15 दिन ये स्थिति रहती है, तो 150 हो ही जाएगा। उसके लिए कोई आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं। अगर 20 मिलियन बैरल जो तेल है वो बाजार से गायब हो गया तो फिर जाहिर है कीमत ऊपर जाएगी, है ना। इट्स वेरी सिंपल इकोनॉमिक्स। तो इसलिए जो वो 150 के अगर जो है वो वॉर जो है वो 1 महीना चल जाती है, 4 हफ्ते, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलती है, तो कीमत 150 से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अमेरिका है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तेल की कीमत क्या है, बहुत अहमियत रखता है, जो मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत अहमियत रखता है, और अमेरिका जो है वहां के आम आदमी को सस्ते तेल की आदत है, महंगे तेल की आदत नहीं है। एक सीमा से आगे वो जो है नहीं होगा, और अमेरिका को कहीं ना कहीं ये भी समझ में आने लगा है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना आसान उन्होंने ईरान को समझा था कि खाली हवाई बमबारी या उससे जो है वो नहीं होगा, वो उनको समझ में आ रहा है नहीं हो पाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप ये वक्तव्य देखें 3-4 दिन के बाद या किसी भी दिन, हो सकता है बोलो ठीक है हम जीत गए, हमारा मकसद पूरा हो गया, वी हैव अचीव्ड आवर गोल। सर लास्ट क्वेश्चन कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन कहाँ देखते हैं अभी से? ठीक फर्ज करिए आज हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ से ठीक 2 हफ्ते बाद। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सरकार का ये प्रयास रहेगा कि जो आम उपभोक्ता है तेल का और गैस का, उसको इंसुलेट करके रखो, उसको बचाओ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं असेसमेंट ये है कि ये लंबा युद्ध नहीं चलेगा। मैं भी मानता हूं ये लंबा युद्ध नहीं चलेगा। अच्छा, और तो सरकार की ये कोशिश है कि अगर ये मान लिया 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात है, तो सरकार की क्षमता इतनी है और हमारे पास अपना स्टोर वगैरह इतना है, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इनकी भी फाइनेंशियल बैलेंस शीट इतनी मजबूत है कि ये 2-3 हफ्ते जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अब जब तक कि उसको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हो सकता है ये जो बड़ी कंपनियां इंडियन ऑयल वगैरह, इनकी बैलेंस शीट में थोड़ा फर्क आ जाए, है ना। लेकिन ये है कि अर्थव्यवस्था में ओवरऑल फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो आप उसको पास ऑन नहीं करते हैं। तो और मेरा ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो, जैसे मेरा अपना भी ये मानना है कि युद्ध 2 हफ्ते से ज्यादा चल नहीं सकता, और 2 हफ्ते के अंदर भी मुझे लगता है ये भी कोशिश रहेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। अर्थात ये हुआ कि तेल की कीमत जो है वो $90 के आसपास घूम सकती है। तो $90 जो है हमारी प्रेशर लिया जा सकता है, 90 का प्रेशर हमारी अर्थव्यवस्था ले सकती है। तो ये पहली बार नहीं है कि तेल जो है वो 100 क्रॉस किया है। आज से 4 साल पहले भी हमने देखा था ऑयल जो है 100 क्रॉस कर गया था, और एक समय ऐसा भी हुआ है वो 150 भी पहुंच चुका है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में रेजिलियंस है। तो इसीलिए जो है मैं जो है कोई खामखा की थ्योरी दे करके और जो है कोई पैनिक या कोई डर जो है इसकी बात करूं या उसका राजनीतिकरण करूं, मेरा ये मानना है कि इसको हमने प्योरली इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखना है और जियोपॉलिटिक्स का जो एक विज्ञान की तरह समझ को उसको एनालाइज करना। आज की तारीख में जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ये युद्ध जो है वो 2 हफ्ते से ज्यादा। मेरा ये मानना है वी गो बाय कोल्ड फैक्ट्स। कोल्ड फैक्ट्स इसके 2 हफ्ते से ज्यादा युद्ध चलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहती है,
भूल जाइए किसी और देश को, अमेरिकन इकोनॉमी इतनी परेशानी में आ जाएगी, इतनी परेशानी में आ जाएगी कि उनके पास जो है उनको भी सोचना सर पड़ेगा। चलते चलते अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हम अमेरिका से किसी परमिशन नहीं लेंगे रूस से तेल लेने के लिए। इसको अमेरिका ने फॉर्मलाइज करने की कोशिश की अपने लाइसेंस 133 से। क्या एलाबोरेट करते हैं आप इसमें? नहीं, मुझे एक बात बताइए कि भारत ने कभी आपने भारत की तरफ से वक्तव्य देखा कि हम रूस से तेल नहीं मंगाएंगे? कंफ्यूजन क्रिएट करता है सर। नहीं, किसने कहा? हमारी समस्या ये है कि ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं, उनके विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं, उनके ऊर्जा मंत्री क्या बोल रहे हैं, हम उसको हेडलाइन चला रहे हैं। भारत ने कब कहा? एक वक्तव्य मुझे दिखा दीजिए जहां इंडिया ने ये कहा है, भारत ने ये कहा है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। एक वक्तव्य दिखाइए मुझे। अमेरिका जो बोलता है वो उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बोलता है, आप उसको हेडलाइन क्यों बना देते हैं? या हम क्यों नहीं मंगाएंगे? एक चीज समझने की है पवन, यहाँ पे हमारी कंपनियां जो है ओएनजीसी विदेश, बीपीसीएल और जो हमारी सरकारी तेल कंपनियां, हमने $18 बिलियन निवेश करा हुआ है रूस के तेल के कुओं में। वहां तेल और गैस के कुएं हैं, फील्ड्स हैं जिनके हम मालिक हैं। हमने निवेश किया, टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है वहां, हमारा तेल है वो। हम अपना तेल लेके नहीं आएंगे, हम ऐसा वक्तव्य दे देंगे? क्या बात करते हैं आप? तो इसलिए जो है ये भारत सरकार ने कभी नहीं कहा। नहीं, भारत सरकार ने कहा। तो फिर आप उनकी वो अपने जो वक्तव्य देते हैं अपने लीगल अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के देते हैं, आप लोग उसको अमेरिका ने इजाजत दी रूस से, आप इसको क्यों हेडलाइन बना रहे हैं? हम रिफ्यूट क्यों नहीं करते सर? हम रिफ्यूट क्यों नहीं करते? जरूरत नहीं है। आप मुझे बात बताइए, कौन देश क्या क्या बोल रहा है, किस किस को करेंगे? हम लोगों को हमने तो आज भी 3 विदेशी चैनल पे मैंने आज भी कहा, मैंने कहा ये किसके लिए बोलते हैं हमें पता नहीं, हमने तो कभी नहीं बोला। हम तो हमारा बड़ा सीधा सा वो है, क्योंकि हमारे तो 18 बिलियन के अपने तेल के कुएं हैं वहां पे, हमारे हैं वो, ओएनजीसी विदेश के हैं। तो इसलिए हम जो है, हमको जो सस्ता तेल देगा, अच्छे दाम पे देगा और हमारे यहाँ डिलीवर करेगा, हम उससे तेल खरीदते रहेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आप रूस से तेल थोड़ा कम खरीद लो तो बाकी चीजें हम आपको सस्ती दे देंगे, हम लिफाफे में बैठ के गुणा भाग करेंगे, ये देखेंगे अगर हम रूस से कम लेते हैं तो आप हमको ये फायदा पहुंचा रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा जो है, जो आज 24 होता था वो 42 हो जाएगा, हम आपकी बात मान लेंगे रूस से। तो ये सीधा समझना, राष्ट्रीय हितों का जो एक वो होता है, रूस से तेल कम लेने का भारत ने ऑफिशियली कभी ना बात करी और सरकार बिल्कुल क्लियर है जो सस्ता तेल देगा। और दूसरी बात यह है, समझना चाहिए कि हम तो लंबे समय से रूस से, जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, हम रूस से तेल खरीदे और भारी मात्रा में खरीद रहे हैं। शुरू में हम रूस से तेल कम ले रहे थे, वो कौन सा देश था जिसके राष्ट्रपति ने भारत को कहा प्लीज रूस से ज्यादा तेल खरीदिए जिससे दुनिया में तेल के दाम ना बढ़ पाए? वो अमेरिका था। तो ये हमको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, आज 17-18 बिलियन डॉलर का हमने रूस में निवेश कर रखा है, वहां के तेल के कुओं में, तेल के भंडारों में। पहली बार रूस में कि आप रूस चलिए, निवेश करिए वहां के तेल के भंडार में, तेल के कुओं में। वो हमको वहां कौन लेकर के गया था? हमारा हाथ पकड़ के वहां कौन लेके गया था? वो अमेरिका था। और अमेरिका की कंपनी थी एक्सॉन मोबिल, वो हमको ले गए जिस प्रोजेक्ट में जिसका नाम है साखलिन-1। वो वहां से बाहर निकल गए, हम वहां पे अभी भी हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़े दिन बाद सर आपसे मुलाकात हुई और बात हुई, बहुत अच्छा लगा। और मैं सवालों का पुलिंदा लेके आया था, पर आपकी बातों से इतनी दिलचस्प ब्रांचेज निकलती गई कि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटरव्यू अच्छा हुआ है, लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू पवन।